क्योंकि विगत कुछ दिनों में भारत सरकार ने यूनियन होम मिनिस्ट्री और ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर के नेतृत्व में दिल्ली की स्थिति पर न केवल कड़ी नज़र रखी है बल्कि दिल्ली के लिए कई प्रोएक्टिव कदम भी उठाए हैं। उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा और वो कदम क्या हैं उसके बारे में फिर डॉक्टर पॉल आपको अवगत कराएंगे। ये दिल्ली में होने वाले औसत प्रतिदिन टेस्ट का आंकड़ा है जो ये दिखाता है कि जून में औसत प्रतिदिन टेस्ट बहुत कम होते थे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने शुरू हुए और सितंबर में वो लगभग प्रतिदिन 50,000 से 57,000 टेस्ट होने लगे, लेकिन फिर वो एक प्लेटो पर चले गए, यानी वो एक तरह से समतल हो गया ग्राफ और टेस्ट बढ़ने की जो दर थी वो रुक गई। ऐसी परिस्थिति में जब ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन फैल रहा हो और टेस्ट की दर समतल हो जाए या प्लेटू हो जाए तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि अनेक पॉजिटिव लोग हमारे नेटवर्क से छूट जाएं और वो फिर समाज में इन्फेक्शन को फैलाने का काम करें। तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। अगर हम प्रतिदिन होने वाले कंफर्म्ड केसेस यानी जो नए केस हर दिन रिपोर्ट होते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री को देखें दिल्ली में जून से लेकर आज तक, तो आप देखेंगे कि जून से लेकर जून के मध्य तक ये नंबर बढ़ रहा था और लगभग 3,600 से ज़्यादा पॉजिटिव लोग हर दिन आने लगे थे। उसके बाद फिर भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में एक स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी को बनाने वाले लोगों में डॉक्टर पॉल, डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर सुजीत सिंह और डॉक्टर गुलेरिया शामिल थे, यानी एनसीडीसी शामिल था, आईसीएमआर शामिल था, एम्स न्यू दिल्ली शामिल था, नीति आयोग शामिल था। उसका रिजल्ट देखने के लिए मिला और आप देखेंगे कि जून के बाद लगातार ये नंबर घटता गया और अगस्त के मध्य तक ये नंबर घटा, लेकिन उसके बाद फिर से दैनिक नए केसेस की संख्या में वृद्धि होने लगी और ये 17, 18, 19 सितंबर तक बढ़कर हर दिन 4,300 से ज़्यादा नए केस दिल्ली में आने लगे। फिर ये संख्या घटी और अक्टूबर में ये 2,800 हो गए, लेकिन उसके बाद से निरंतर बढ़ रही है। हालांकि पिछले 48 घंटे में केसेस की नंबर कम हुई है, लेकिन इससे अभी हम कोई अर्थ नहीं लगाएंगे क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि त्योहारों में जो भी कुछ व्यवहार हमने, आपने और समाज ने किया उसके परिणाम अभी हम इस सप्ताह में और अगले सप्ताह में देखेंगे। हालांकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में केवल 3,794 के लगभग केसेस आए हैं, लेकिन उससे 2 दिन पहले हमने 6,900, 8,000 ये लेवल भी देखे हैं, तो इसलिए इसको अभी देखने की आवश्यकता है। अब जो प्रतिदिन मृत्यु होती हैं अगर उनको देखें तो आप ये देखेंगे कि उसमें भी जिस प्रकार से केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई उसी प्रकार से मृत्यु की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और पिछले लगभग एक सप्ताह में दिल्ली में 90 से अधिक मृत्यु प्रतिदिन कोविड से हुई हैं। तो ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको मिलकर चिंता करनी है और हम कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कौन से वो बड़े निर्णय हैं जो कि भारत सरकार के नेतृत्व में पिछले 2 दिनों में लिए गए हैं। पहला निर्णय तो ये हुआ कि जो ओवरऑल बेड की कैपेसिटी है यानी बिस्तरों की अस्पताल में जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए और आईसीयू बेड्स की जो संख्या है उसे और अधिक बढ़ाया जाए। तो ये पहला बड़ा निर्णय है जिस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, डॉक्टर पॉल आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी निर्णय हुआ कि दिल्ली जो प्रतिदिन 50,000 से 60,000 टेस्ट करता है उन टेस्ट्स को दुगना कर दिया जाए, यानी अब हम 1 लाख या 1,20,000 टेस्ट हर दिन दिल्ली में करें। ये कैसे होंगे
इसके बारे में भी एक स्ट्रैटेजी, एक व्यू रचना की गई है, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। जब हम टेस्ट की संख्या बढ़ाते हैं तो ये आवश्यक है कि RT-PCR और रैपिड एंटीजन इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वो भी ठीक होना चाहिए। राइट मिक्स of RT-PCR and rapid antigen test, that is absolutely essential, and going ahead we will ensure that in Delhi this does not become lopsided in the favor of rapid antigen tests. So that is another thing that the strategy for Delhi is emphasizing. तीसरा बिंदु ये है कि दिल्ली में जो भी एक्टिव केसेस हैं उसमें एक भारी संख्या, एक बड़ी संख्या अपने घरों में होम आइसोलेशन में है और उनको सुबह शाम उनकी पूछताछ की जाती है कि उनके ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं, उनको टेम्परेचर है कि नहीं, अन्य क्या लक्षण हैं। हमने ये पाया है कि इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। दिस सिस्टम नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड एंड ऑगमेंटेड। वो कैसे किया जाएगा उसकी जानकारी भी डॉक्टर पॉल आपको अभी बताएंगे। इसके अलावा जब हम अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाते हैं, ICU बेड्स बढ़ाते हैं, तो ये भी आवश्यक होता है कि हम उस अनुपात में डॉक्टर और नर्सेज भी उपलब्ध कराएं। भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अतिरिक्त डॉक्टर और नर्सेज भारत सरकार के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनसे दिए जा रहे हैं, जो आर्मी के डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वहाँ से दिए जा रहे हैं, और जो केंद्रीय सरकार के अस्पताल हैं यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एम्स, वहाँ से भी दिए जा रहे हैं। तो वो भी क्या व्यवस्था है वो हम आपसे साझा करेंगे। ये भी बहुत आवश्यक है कि जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं यानी जब भी कोई व्यक्ति टेस्ट में पॉजिटिव आया तो उसके नज़दीकी लोग कौन थे, किनके संबंध में वो रहता था, तो वो कॉन्टैक्ट्स कहलाते हैं। तो जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो कई बार उन कॉन्टैक्ट्स को हम तुरंत आइसोलेट या क्वारंटाइन करना भूल जाते हैं। उसकी वजह से हालांकि कॉन्टैक्ट चिन्हित हो जाते हैं, द कॉन्टैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, लेकिन हम उनको खुला छोड़ देते हैं कि वो कहीं भी घूमें। द कॉन्टैक्ट्स आर लेफ्ट फ्री टू मूव इन द नेबरहुड और इन द मार्केट और टू द ऑफिस और एनी अदर पब्लिक प्लेस। तो ये जो चीज़ है, जो कमी थी कि कॉन्टैक्ट्स को न केवल आइडेंटिफाई किया जाए लेकिन उनको तुरंत क्वारंटाइन और आइसोलेट किया जाए, इस पर भी हमने बल दिया है और इसके भी रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। हमने ये भी कहा है कि दिल्ली में इस समय लगभग 4000 कंटेनमेंट एरियाज हैं। ये जरूरी है कि इन 4000 से कुछ अधिक कंटेनमेंट एरियाज में जो भारत सरकार का SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि उस कंटेनमेंट एरिया में हाउस टू हाउस सर्च होगी फॉर एक्टिव केसेस, कितनी बार होगी, किस प्रकार से होगी, वो भी उसमें भी कुछ ढिलाई आ गई थी, तो उसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं यानी जो घर घर जाके एक्टिव केस सर्च करते हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उन टीम्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो जो मैन पावर है वो कुछ जो दिल्ली की MCDs हैं वहाँ से आएगी, कुछ मैन पावर जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके यहाँ से आएगी, कुछ डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम से आएगी, कुछ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स से आएगी। तो उनको भी हम ऑगमेंट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, उनकी संख्या को बढ़ाएंगे ताकि कंटेनमेंट जोन्स में बहुत सख्ती से ये सारी कंटेनमेंट की कार्रवाई हो। और अंत में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसको हम लगातार आपके समक्ष दोहराते रहे हैं, विनती करते रहे हैं, वो ये कि सब लोग लगातार मास्क पहने, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ न लगाएं, न केवल न लगाएं बल्कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, और एक जनरल जो डिसिप्लिन अनुशासन का माहौल है जिसमें लोग ये माने कि इन्फेक्शन समाप्त नहीं हुआ है, बड़े सेक्शन समाज के अभी भी वल्नरेबल हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट किया जाए। ये सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है। एक नई चीज़ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में अब हम जोड़ना चाहते हैं, हालांकि उसमें कुछ
ऐसा नया नहीं है, लेकिन इसको भी ऑर्गेनाइज्ड ढंग से किया जाना चाहिए। वो ये है कि यदि आप में कोई भी लक्षण है इस बीमारी का तो तुरंत आपको टेस्ट कराना चाहिए। That is also now part of the behavior change communication that we are emphasizing. Don't be hesitant to get yourself tested, because now testing has become easier. Testing is virtually on demand, and we are doubling the capacity of daily tests in Delhi. So therefore, we would request that as part of COVID appropriate behavior, people must ensure that if they are having any symptoms, they must access the nearest testing facility. Thank you. Thank you, sir. I request Member Health Niti Aayog, sir. धन्यवाद। सेक्रेटरी हेल्थ ने हमें ओवरऑल पिक्चर का जायज़ा दिया और दिल्ली के पैंडेमिक सिचुएशन को डिटेल से आज आपके सामने प्रस्तुत किया और जो फैसले हुए हैं उनकी भी चर्चा करी। मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने 15 नवंबर को एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करी। उसमें माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली भी आए थे, माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली भी वहाँ पे उपस्थित थे और एक मिनिस्ट्री से और दिल्ली सरकार के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स एंड टीम वहाँ पे उपस्थित थी और चर्चा हुई कि दिल्ली में जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, जिसका कि आपने संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन देखा, उसका जायज़ा लिया गया और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए और यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मिलके इस एक्सेलरेटेड एक्शन को कार्यान्वित करेंगे। इसके लिए जो फैसलों को कार्यान्वित करना है वो हुआ और चल रहा है और भी आगे होगा और पूरा कोऑपरेशन दिल्ली सरकार से यूनियन गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो अब ये क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी पैदा हुई जो कि खतरनाक नंबर की तरफ, खतरनाक माहौल की तरफ ले जा रही थी, बहुत ज़रूरी हो गया था कि अपने जो स्ट्रैटेजी के हमारे बिंदु हैं, पिलर्स हैं ऑफ पैंडेमिक कंट्रोल, उनमें पूरी और तेज़ गति लाई जाए, पूरी एनर्जी झोंक दी जाए और इकट्ठे होकर उसका मुकाबला किया जाए। बहुत सारे फैसलों पे एक्शन ऑलरेडी हो गया है, कल हुआ है, आज भी हो रहा है, लगातार हो रहा है और उनको सेक्रेटरी सर ने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूँ, शायद थोड़ी डिटेल्स भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। एक बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर यूनिट हैं उनका नंबर, उनका बेड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स की कोई इशू नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स का कोई इशू नहीं है दिल्ली में, लेकिन आईसीयूज के ऊपर बोझ पड़ रहा था, तो उसको बहुत तेज गति से उनका नंबर बढ़ाना और उनकी व्यवस्था में सुधार लाना एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्शन है और फैसला हुआ था। तो उसके चलते जो एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कल परसों तक 3500 आईसीयू बेड की थी, लगभग 3523 अगर स्पेसिफिक नंबर पे जाएं, तो पूरी कोशिश है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये कैपेसिटी 6000 आईसीयू बेड से भी ऊपर चली जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार और प्राइवेट सेक्टर ये मिलकर संभव करेंगे और इसका बहुत हद तक काम हो भी गया है। जो डीआरडीओ में हमारी फैसिलिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो कायम किया गया है, 1000 बेड का हॉस्पिटल है ये। इसको हमारी आर्म्ड फोर्सेस रन करती हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। उसमें 537 नए आईसीयू बेड्स का प्रावधान किया गया है और ये नंबर तेज गति से बढ़ेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार 2680 आईसीयू बेड का व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं, हमारे बड़े हॉस्पिटल सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग है,
RML हॉस्पिटल है, इन अस्पतालों में भी 45 बेड बढ़ाए जाएंगे बड़ी तेज गति से। और इस तरह से प्लान है सामने कि हम ICU को लगभग 80% उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, 6000 से ऊपर हो जाएंगे तो हमें लगता है कि सेफ जोन में हम पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार ये भी संभव किया जा रहा है कि ICU बेड्स की जो मिलना है वो भी एफिशिएंटली हो और उसके लिए तालमेल में भी बढ़ोतरी की गई है। जैसा कि राजेश भूषण जी ने बताया कि 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिक्स जो हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं उनसे हम फ्लाई इन करवा रहे हैं दिल्ली में, और उनमें से आधे से ज़्यादा जो प्लान किया गया वो आ भी गए हैं और बाकी जो हैं वो आज कल में पहुंच जाएंगे। तो सुदृढ़ होगा हमारा सिस्टम डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से बाकी भी जहां जहां ये मैन पावर अवेलेबल है, भारत सरकार के पास है, MCD में है, प्राइवेट सेक्टर में है, एम्स के सिस्टम में है, उसको भी इकट्ठा करके ये जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है ओवरऑल, सिर्फ ICU की ही नहीं, जो ओवरऑल कैपेसिटी की स्ट्रेंथनिंग और एफिशिएंसी की बात है उसको संभव किया जा रहा है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि टेस्टिंग में बड़ा फैसला हुआ है कि टेस्टिंग को हम लगभग डबल करेंगे या डबल से भी ज़्यादा पे ले जाएंगे। जैसे बताया गया लगभग 57,000 टेस्ट हो रहे थे और उसमें से कोई 20,000 टेस्ट RT-PCR के हो रहे थे, कैपेसिटी 27,000 की थी। तो दोनों को ही RT-PCR को भी और एंटीजन टेस्ट को भी बढ़ाया जाएगा और 1 लाख से ऊपर 1.2 लाख की तरफ लेके उस नंबर को जाएंगे बड़ी तेज गति से। तो इसके लिए जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे। 10,000 टेस्ट लगभग ICMR और भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की लेबोरेटरीज का सिस्टम है हमारे पास, सारा नेटवर्क, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। इसी तरह से जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, उनकी कैपेसिटी को भी खींच के, वो रिसर्च के लिए नॉर्मली यूज होते हैं, उनको पेशेंट केयर के लिए इस्तेमाल करके हम लगभग 1,000 टेस्ट बढ़ाएंगे। और बहुत इनोवेटिवली 10 मोबाइल लेबोरेटरीज का प्लान है, जिसमें से कि 5 मोबाइल टेस्ट लेबोरेटरीज अगले 2-3 दिन में, अगले 4 दिन में, 5 दिन में आ जाएंगे और फिर उसके बाद अगले हफ्ते में एडिशनल मोबाइल लैब्स भी आएंगी। तो एश्योर करना चाहेंगे कि टेस्टिंग कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए उतनी ही नहीं, उससे भी ऊपर एक क्वेश्चन किया जाएगा पैदा कि वो पूरी तरह से टेस्टिंग में कोई ढील नहीं, कोई कमी की बात ही नहीं होगी अगले कुछ दिनों में। टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है, जो हम बार बार इस मंच से भी बताते हैं, टेस्टिंग होती है तो केस डिटेक्ट होता है, केस डिटेक्ट होता है तो उसके ऊपर हम वॉच रखते हैं। वी एंश्योर दैट द क्लिनिकल केयर, क्लिनिकल पाथवेज आर इन्वोक्ड, clinical pathways are activated, care is provided, and there is no risk to this individual. At the same time, this initiates action in terms of pandemic control through our surveillance, contact tracing protocols. So it helps in individual care as well as in pandemic control. So it is a pivot. It is a basic lever on which the whole strategy of pandemic control rests. And therefore, we are looking forward to a very optimum number and quality sharing between RT-PCR and antigen as per protocols to be ensured in a matter of a few days. And already action has been taken.